बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा पहला लेक्चर है आज और हम स्टार्ट करेंगे हमारे कैपिटल गेन से। आई नो कि आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी तरीके से की होगी और आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं हमारा पेपर क्यों फेल हुआ है। तो पहली बात तो बेटा अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपका पेपर जो फेल हुआ है उसका सारे का सारा जो है वो रीज़न एक ही है, और वो ये है कि आप लोगों ने अपनी जो तैयारी की थी अपने हिसाब से तो ठीक की थी, लेकिन आई कैप के हिसाब से ठीक नहीं थी वो। आई कैप को ब्लेम करना या किसी टीचर को ब्लेम करना या किसी भी दूसरे फैक्टर को ब्लेम करना, वो सारा कुछ आपके दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाला हिसाब है। एट द एंड बेटा होता वही है जो जिसके लिए आप तैयारी करते हैं। अगर आपने फेल होने की तैयारी की है तो फेल होंगे, पास होने की तैयारी की है तो पास होंगे। इस वजह से आई वुड रिकमेंड यू कि बजाय इसके कि सोचें, ब्लेम करें, दूसरों को कहें कि जी ये हो गया वो हो गया, उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो अपने आने वाले जो अटेम्प्ट है उसके बारे में सोचें और उसको पास करें। जो होना था वो हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो हुआ सो गुजरा। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर चीज़ पे, और अपने जो आने वाली अटेम्प्ट है उसके बारे में सोचिए, और अब बस आपने ये सोचना है कि ये पेपर आपने पास कैसे करना है। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन से। अब टैक्स में पिछले अटेम्प्ट के लिहाज से चेंजिंग आई है, और वो जो सबसे ज्यादा चेंज आपकी चीज हुई है वो कैपिटल गेन हुई है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको पहले ही मैं वो बताऊं जो कैपिटल गेन के बारे में हम लोग मतलब जो आपके पास जो चेंज है उसमें जितना भी कैपिटल गेन में चेंज आया उसको हम लोग डिस्कस कर सके, ताकि आप लोगों के लिए भी बोरिंग चीज ना हो और थोड़ी सी जरा इंटरेस्टिंग भी चीज बन जाए और नई चीज आप लोगों के लिए बन जाए। तो बेटा कैपिटल गेन की डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज कैपिटल गेन। तो नोट्स आप लोगों के पास गिवन है। तो कैपिटल गेन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जनाब एनी प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन में जाने से पहले हम कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं ना, कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। तो हम लोग बात कर लेते हैं जनाब कैपिटल एसेट की, कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। तो हम कहते हैं जनाब एनी प्रॉपर्टी और एसेट कनेक्टेड और नॉट विद बिजनेस। ठीक है जी, बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी एसेट, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड। तीन चीजें बेटा इसमें नहीं आएंगी। नंबर वन, इन्वेंट्री, जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। नंबर टू, डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट्स और मूवेबल एसेट्स अदर देन स्पेसिफाइड एसेट। फॉर एग्जांपल एंटीक पेंटिंग, ठीक है जी, ज्वेलरी वगैरह एटसेट्रा। अच्छा जी, अब बेटा ये तीन चीजें तो आपके कैपिटल एसेट में नहीं आती। कौन कौन सी? इन्वेंट्री नहीं आती, डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं आता। फॉर एग्जांपल मशीनरी है आपकी, आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो भी डेप्रिशिएबल है, तो वो भी कैपिटल गेन में नहीं आएगी, कैपिटल एसेट में नहीं आएगी। लेकिन जो आपका रेजिडेंशियल हाउस है या जो आपके ओपन आपका जो ओपन प्लॉट है, इमूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो किधर जाएगी? वो कैपिटल एसेट का पार्ट बनेगी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। और उसके बाद जनाब कहते हैं जी मूवेबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्नीचर है, फिक्सचर है, ठीक है जी। तो आपके पास मतलब मूवेबल एसेट्स, गाड़ी है, वो तमाम के तमाम एसेट्स वो भी आपके कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होंगे, अदर देन स्पेसिफाइड एसेट्स। मतलब स्पेसिफाइड एसेट्स आपके पास वो वाले एसेट्स होते हैं कि जिनको हम लोग कहते हैं कि जनाब ये इन एसेट्स में आप ये समझ सकते हैं कि जनाब ये कैपिटल एसेट हैं। मतलब ऐसे एसेट्स जो मूवेबल होने के बावजूद कैपिटल एसेट हो,
उनको हम लोग कहते हैं जनाब अदर देन स्पेसिफाइड एसेट, यानी कि स्पेसिफाइड एसेट्स हैं आपके पास। ये सेकंड 38 सब सेक्शन 5 इसको जो है वो डील करता है। अब जरा नोट्स की तरफ हम लोग रुजू करते हैं, तो नोट्स हमें क्या कहता है जी। नोट्स में सबसे पहले हमने डिफाइन किया जनाब कैपिटल एसेट को। तो कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी एवरी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड ट्रेड, एनी प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट एंड टाटा टू डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो है ना आपके पास पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, बुक, पोस्टेज, स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडिलियन और एन एंटीक, ये बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो भी आपके मूवेबल एसेट्स होंगे वो सारे के सारे कैपिटल एसेट्स नहीं होंगे। ओके, तो कैपिटल गेन हम सबको पता है कि जनाब कैपिटल गेन जो है वो किसको हम लोग कहते हैं जनाब, कैपिटल एसेट को बेच के जो आपको गेन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एसेट्स कहते हैं। अच्छा, अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ कि जनाब कैपिटल एसेट्स को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, तो कैपिटल एसेट को मैंने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। दो हिस्सों में सेक्शन के लिहाज से, और अगर मैं बात करता हूँ चार्ज करने के लिहाज से, टैक्सेबिलिटी के लिहाज से, वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू टैक्सेबिलिटी। ठीक है जी, तो बेटा इसको तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। नंबर वन, सेक्शन 37A। नंबर टू, सेक्शन 37। और नंबर थ्री, और ये है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। देखिए बच्चों, वैसे तो दो ही सेक्शन है, सेक्शन 37A एंड सेक्शन 37। इन दो में हमने डिवाइड किया हमारे कैपिटल एसेट्स को। सेक्शन 37 में एक कैपिटल एसेट आपको नजर आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो हमने इसको अलग से इस वजह से लिखा है कि इसकी टैक्सेबिलिटी डिफरेंट है। सेक्शन 37A, 37 और 30 और इमूवेबल जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इनकी टैक्सेबिलिटी डिफरेंट है। कैसे इनकी टैक्सेबिलिटी है, देखो बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं कि जनाब ये आपके होंगे STR, सेपरेट टैक्स रजीम। मतलब आपके लिए अलग से रेट्स गिवन होंगे, स्लैब्स आपको अलग से इसने दिए होंगे, उन स्लैब्स को हमने अप्लाई करना है। ये होते हैं NTR, नॉर्मल टैक्स रजीम। इसमें आपको सिंपली जो है वो आपने इसको ऐड करना है अपने लाइक नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में। फॉर एग्जांपल सैलरी है आपके पास, प्रॉपर्टी इनकम है, उसमें आप सिंपली इसको ऐड करेंगे तो NTR आपके पास आ जाएगा। और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये भी बेटा आपके पास STR में आएगी, सेपरेट टैक्स रजीम में आपके पास आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने टैक्सेबिलिटी के हवाले से इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, सेक्शन 37A, सेक्शन 37 और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बेटा हम लोग बात करते हैं 37A और 37 में कौन कौन से शामिल हैं एसेट्स। देखिए बेटा, जो आपके पास है ना सेक्शन 37A, 37A में आपके पास तकरीबन वो वाले एसेट्स शामिल हैं जो कि पब्लिक नेचर के हैं। पब्लिक नेचर लाइक प्राइवेट पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक लिस्टेड कंपनी की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अनलिस्टेड कंपनी की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। तो शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, उसके बाद जनाब आपके पास है वाउचर ऑफ PTCL। ठीक है जी, PTCL के वाउचर भी एक तरह से मतलब जैसे PTCL क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो अपने वो शेयर्स की बजाय कुछ वाउचर्स भी अपनी इशू कर देती है PTCL, ताकि आपको लैंडलाइन पे कॉल वगैरह कम पड़े। आपको जो है वो डिफरेंट जो कंपनीज को मतलब अपना अलाउ कर देते हैं कि सर आप अगर हमारा PTCL का कनेक्शन यूज करते हैं तो हम आपसे थोड़े से कम पैसे लेंगे, तो वाउचर्स वगैरह इशू करते हैं। इसी तरह से बेटा मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं। मुदारबा सर्टिफिकेट्स आपके पास, आपने इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंस में पढ़ा होगा कि मुदारबा के जरिए की जाने वाला बिजनेस, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो मुदारबा सर्टिफिकेट ये भी आपका 37A में आएगा। उसके बाद जनाब आपके पास है जी रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। अब रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो कंपनीज एक्ट 2017 में इसकी डेफिनेशन जब जाकर देखता हूँ तो जनाब हम कहते हैं कि जी ये वो उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है कि जो आप वापिस कर देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं। या आप इसको ये समझ सकते हैं कि जनाब जब आप कुछ पैसे, कुछ अमाउंट वगैरह कुछ पे करते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्ट में आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ चीजें मिल रही होती हैं। इसके सही एग्जाम्पल और जो टैक्सेशन में यूज हुआ अभी तक वो है आपके पास म्यूचुअल फंड।
अब म्यूचुअल फंड क्या चीज है? म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि काफी सारे लोग मिलकर क्या करते हैं जी, एक फंड एक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और उन पैसों से बिजनेस करते हैं, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है सबको उनका उनका शेयर जो है वो मिलता रहता है। ठीक है जी, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास डेट सिक्योरिटीज, जैसे आपके पास शेयर्स होते हैं उसी तरह से आपके पास डिबेंचर्स भी एक टर्म होती है कि कंपनी अगर अपनी ओनरशिप चेंज करना चाहती है या अपनी ओनरशिप किसी को देना चाहती है तो वो शेयर इशू करती है। और अगर कंपनी चाहती है कि जी मेरा कोई ओनर ना बने, ओनर मैं ही रहूं, तो मुझे सिर्फ उधार के बंदा दे दे, मेरा कोई क्रेडिटर बन जाए, तो क्रेडिटर बनवाने के लिए वो डिबेंचर्स इशू करेगी, डेट सिक्योरिटीज। ठीक है जी। इसके बाद जनाब आपके पास आते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हम लोग कहते हैं कि जनाब वो वाले चीजें होती हैं, वो वाले एग्रीमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनकी अपनी तो वैल्यू कोई नहीं होती, लेकिन उसमें लिखे हुए अंडरलाइंग एसेट की जो है वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब उन डॉक्यूमेंट्स की कीमत गाड़ी की कीमत के बराबर होगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जनाब आपके पास डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब ये बेटा छह चीजें आपने अपने माइंड में बिठानी है सेक्शन 37A की। ओके, ये सारे के सारे पब्लिक नेचर के हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं सिक्योरिटीज। इनको मैं कौन सा नाम दूंगा? सिक्योरिटीज का नाम दूंगा। तो शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पीटीसीएल, मुदारबा सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017, और डेट सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 37 की तरफ। देखिए बेटा, सेक्शन 37 आपको क्या कह रहा है? सेक्शन 37 कहता है जी मेरे पास भी कैपिटल एसेट्स हैं। हमने कहा जी कौन से कैपिटल एसेट्स हैं? तो सेक्शन 37 हमें कहता है कि जनाब मेरे पास वो कैपिटल एसेट्स हैं जो थोड़े से प्राइवेट नेचर के हैं। प्राइवेट नेचर का मतलब क्या हुआ? जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पब्लिक कंपनी के शेयर की बात करूं, लिस्टेड कंपनी की, तो आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपके अलावा कौन कौन शेयर होल्डर है आपको तो नहीं पता होगा ना उस चीज का। ऐसा ही है। तो इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक नेचर। लेकिन अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिकली तो आप शेयर्स उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही इनवाइट कर सकते लोगों को, क्या ये हमारे शेयर परचेज कर लीजिए। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेज करेंगे तो पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? थोड़े से जरा प्राइवेट नेचर के। तो प्राइवेट नेचर वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे किधर आएंगे? सेक्शन 37 में आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब टैक्स अथॉरिटीज जब हम इस टैक्स के जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो टैक्स अथॉरिटीज हमें कहती हैं कि मेरे लिए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, एक ही बात है। ठीक है, तो मेरे लिए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो या लिस्टेड अपना प्राइवेट कंपनी हो, एक ही बात है। सेक्शन 37 के लिहाज से तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हैं जिनको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जा सकता, वो सेक्शन 37 में आएंगे। इसी तरह से बेटा मेंबरशिप कार्ड है आपके, डिफरेंट जो है वो गोल्फ क्लब हैं, जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल्स हैं, तो डिफरेंट क्लब्स के आपके पास मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं। तो वो भी आपका कैपिटल एसेट है और वो सेक्शन 37 में आता है क्योंकि ये भी प्राइवेट नेचर का है। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में अगर जो आपके शेयर्स हैं, और देखिए यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, हालांकि हमने इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने क्या लिखा था? हमने इसको अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए सेक्शन 37 अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये है कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हकीकत में वो सेक्शन 37 की आइटम है, लेकिन इसको हमने लिखा अलग से क्योंकि इसकी टैक्सेबिलिटी अलग से। इसी तरह बेटा माइनिंग राइट्स हैं। माइनिंग राइट्स का मतलब होता है जनाब किसी की प्रॉपर्टी में माइनिंग करना, कानूनी करना। ठीक है जी, कोई मटेरियल वगैरह निकालना, तो उसके लिए भी आपको राइट चाहिए होते हैं। और उसके बाद जनाब सर्टन पर्सनल एसेट स्पेसिफाइड कैटेगराइज्ड एज कैपिटल एसेट सच एज एंटीक। तो जो हमने नीचे अपनी डेफिनेशन में पढ़े थे ये वाले, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, बुक, पेंटिंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडल, एंटीक, ये सारे के सारी चीजें ये भी सेक्शन 37 में ही आते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन 37 और 37A, अब इनको बाइफरकेट हमने क्यों किया? बाइफरकेट करने की एक ही रीजन थी कि सेक्शन 37A एसटीआर में जाएगा, सेपरेट टैक्स रेजिम, इसके लिए अलग से रूल्स हैं। और सेक्शन 37 अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के एनटीआर में जाएंगे, इनको हम लोग नॉर्मल जो फर्स्ट कैजुअल के स्लैब्स हैं उनके ऊपर वो अप्लाई करेंगे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी एसटीआर में जाएगा, इसके लिए भी आपके पास अलग से रूल हैं। ऑल्दो कि ये सेक्शन 37 में ही आता है, लेकिन फिर भी ये एसटीआर में जाएगा, इस वजह से हमने इसको अलग लिख दिया था। अच्छा जी, अब बेटा हम लोग एक जो चीज में एडिशन हुआ है वो जो टेस्टेबल भी है, थ्योरेटिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है जनाब डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये एक नई चीज आपकी जो है वो शामिल की गई है, और डिस्पोजल ऑफ एसेट। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जनाब आपके पास ये हकीकत में टेस्टेबल भी है। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि जनाब कोई बंदा अपने पास उसका एसेट मौजूद है, बिजनेस का एसेट है या उसके पास अपना एसेट मौजूद है, और उसने अपना एसेट अपने कंट्रोल से निकाल दिया है, यानी कि किसी को बेच दिया है, ट्रांसफर कर दिया, तबाह हो गया वो सारा कुछ, उसको हम लोग कहते हैं जी डिस्पोजल ऑफ एसेट।
तो सेक्शन 75 डिटेल में हमें बताता है कि जनाब डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब क्या है। देखिए बेटा, कहता है जनाब आपके पास अगर कोई एसेट आपकी ओनरशिप में था किसी टाइम पे और अब आपकी ओनरशिप में नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जनाब आपने एसेट को क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो एसेट का डिस्पोजल दो तरीके से होता है, या तो उसको बेच दो, किसी के साथ एक्सचेंज कर दो, ट्रांसफर कर दो, या किसी को दे दो, वैसे दे दो। या बेच दो, पैसे लेके बेच दो, या एसेट के बदले में एसेट ले लो, एक्सचेंज कर लो, या फिर जनाब किसी दूसरे बंदे के नाम पे उसको ट्रांसफर कर दो, या फिर उसको जनाब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब हर बंदे को जितना जितना उसका राइट बनता है वो प्रोवाइड कर दो। इसको भी हम लोग क्या समझेंगे, डिस्पोजल। ठीक है जी। या फिर एसेट इस तरह से डिस्पोज ऑफ हो सकता है, या फिर एसेट तबाह हो जाएगा। ठीक है, एसेट क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, रिलिंक्विश हो जाएगा, रिडीम्ड हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। इन दो सिचुएशंस में आपका एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ समझा जाएगा। या तो बेच दो, बेच के पैसे ले लो, या फिर एसेट तबाह। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कल्पचर लिया हुआ था, हमने कहा था कैपिटल एसेट है जनाब, स्कल्पचर था आपके पास, और उस स्कल्पचर को जनाब टूट गया वो। अब जब स्कल्पचर टूट गया, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कहा जनाब हमारा जो एसेट है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो कानून कहता है कि हकीकत में जो आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो आप उसको लॉस नहीं लिखोगे, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे कि मेरा एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो ये दो रीजन है डिस्पोज ऑफ होने की, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आके पूछ भी सकते हैं इसमें। अच्छा जी, अब जरा आते हैं कि जनाब और कौन कौन सी सिचुएशन में एसेट डिस्पोज समझा जाएगा। हम कहते हैं कि जनाब जब कोई बंदा वफात पा जाता है, जब किसी बंदे की डेथ होती है, तो ऑब्वियसली उसके जो एसेट्स, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है उसके लीगल ईयर्स में। तो हम कहते हैं जनाब जब लीगल ईयर्स को अब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो हम उसको क्या मानेंगे, आइंदा के बाद हम उसको मानेंगे कि उस बंदे ने क्या किया है, डिस्पोज ऑफ किया है। ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जनाब एक बंदा था मिस्टर ए, और मिस्टर ए जो है वो जनाब आपके पास उसके पास डिफरेंट एसेट्स थे, और डिफरेंट एसेट्स जो है जनाब जमीन पे छोड़कर, दुनिया में छोड़कर असल दुनिया में कूच कर गया, वफात पा गया। तो उसके एसेट्स जो है वो उसके लीगल ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए। फॉर एग्जांपल किसी को जनाब ज्वेलरी मिल गई, किसी को जनाब जो है वो घर मिल गया, किसी को प्लॉट मिल गया। ठीक है, अब ये तमाम के तमाम जो जो जिस जिस बंदे को चीजें मिल रही हैं, इट वुड बी एज्यूम कि मिस्टर ए वो तमाम एसेट्स फलां बंदे को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक बंदे को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसको ज्वेलरी मिली है इसका मतलब उसको ज्वेलरी डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल के थ्रू मिली है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर आपका कोई बिजनेस एसेट था, आप मतलब कोई ऐसा एसेट था कि जो बिजनेस के लिए आपने रखा हुआ था और उसको पर्सनल यूज में ले आए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस के अंदर मेरी जो फर्म है, मेरी फर्म के ऑफिस के अंदर एक बड़ी अच्छी पेंटिंग है। ठीक है, अगर उस पेंटिंग को मैं अपने घर ले आऊं और अपने इस्तेमाल में ले आऊं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इट वुड बी एज्यूम कि मैंने वो पेंटिंग क्या कर दी है, डिस्पोज ऑफ कर दी है। क्यों? क्योंकि वो पेंटिंग कहाँ पे यूज हो रही थी, मेरे बिजनेस में यूज हो रही थी। अब मैंने उसको क्या किया, पर्सनल यूज में ले आया, तो वो पेंटिंग मेरे लिए क्या होगी, डिस्पोज ऑफ हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम कहते हैं जनाब अगर कोई ऐसी चीज जिसको मैंने अपने बिजनेस में यूज करना छोड़ दिया है, निकाल दिया अपने बिजनेस प्रेमिसेस से, बाहर फेंक दिया। ये पाकिस्तान में तो खैर आपको एग्जांपल बड़ी थोड़ी मिलेंगी, लेकिन बाहर के ममालिक में आपको बड़ी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जिसमें 4-5 साल मशीन को इस्तेमाल करके वो बाहर फेंक देते हैं, और फिर हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं जी जनाब ये मशीन जापान से मंगवाई है हमने। ठीक है, तो वो जापान से मंगवाई नहीं होती, हकीकत में जापानीज ने क्या किया होता है, जो मशीन बाहर फेंकी होती है। ठीक है, तो जब वो मशीन बाहर फेंकते हैं, तो हमारे पाकिस्तान कानून के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं मशीन को। ओके जी। और फिर हम लोग कहते हैं जनाब अगर आपके पास कुछ एसेट्स ऐसे मौजूद हैं और उसका कुछ हिस्सा आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो इट वुड बी एज्यूम्ड कि वो आपने क्या किया, हकीकत में डिस्पोजल किया। ठीक है जी। अब जनाब आपके पास डेफिनेशन में दो चीजें मजीद आपसे पूछी जा सकती हैं कि बिजनेस एसेट्स कौन से हैं, पर्सनल एसेट्स कौन से हैं। तो जनाब बिजनेस एसेट्स आपके पास वो तमाम एसेट्स हैं जो कि पार्शली या होली बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो। फॉर एग्जांपल, इसमें स्टॉक एंड ट्रेड, यानी कि जो आपके पास इन्वेंट्री वगैरह जितने भी आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, सारे के सारे बिजनेस एसेट्स में आएंगे। और पर्सनल एसेट की अगर मैं बात करूं, तो जनाब होली या पार्शली आप उसको पर्सनल यूज के लिए रख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होंगे, पर्सनल एसेट्स के तौर पर आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, अब बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सेक्शन 37 की तरफ। तो सेक्शन 37 जो है वो हमें क्या बता रहा है, वो कहता है कि जनाब एक बात याद रखना। हमने कहा जी बताइए क्या बात याद रखनी है। कहता है कि जब तुम सेक्शन 37 का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, तो इसका जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन, वो जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें एक बात याद रखना। मैंने कहा जी ठीक है, रख लेंगे याद, आप बताएं तो सही बात क्या है।
कहता है जी कैपिटल गेन बराबर होता है कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कंसिडरेशन पेड। लेस कंसिडरेशन पेड। मैंने कहा जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है। कहता है बिल्कुल अच्छी बात है, तुम्हें पता है तो इसमें एक बात और याद रखो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंसिडरेशन पेड जो है ना, उसमें एक इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है। हमने कहा जनाब ये इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या? कहते जनाब देखिए आपने एसेट परचेज किया 10 लाख रुपए का। मैंने कहा जी बिल्कुल परचेज किया 10 लाख रुपए का। कहता है उस एसेट को वर्किंग में लाने के लिए 2 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लगे। मतलब कैरेज इनवर्ड आपके पास आ गया, या आपने क्लियरेंस करवानी थी, वो सारा कुछ मतलब आपके पास वो इंसिडेंटल एक्सपेंस, उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो उसको वर्किंग बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो आपको एसेट हकीकत में 10 लाख रुपए की तो उसकी कॉस्ट आई, 2 लाख रुपए आपने दिया उसकी ओवरऑलिंग के लिए, विच इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो हकीकत में आपके पास कैपिटल एसेट आपको कितने का पड़ा? 12 लाख रुपए का। और अगर कल को आप इसको 15 लाख रुपए में बेचेंगे, तो 12 लाख रुपए का आपने खरीदा, 15 लाख में बेचेंगे तो 3 लाख रुपए जो है वो आपको इसका कैपिटल गेन मिलेगा। मैंने कहा जी अच्छा। तो उसने फिर मुझे कहा कि बेटा एक बात याद रखना है। मैंने कहा जी बोलिए। कहता है कंसिडरेशन रिसीव्ड जो है ना, सेक्शन 37 के केस में जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है, जो पैसे की बात कर रहे हो, शैल बी टोटल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, मुझे पैसे मिले हैं, 12 लाख रुपए वाला एसेट था, मुझे पैसे मिले हैं तकरीबन कोई 15 लाख रुपए, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू उसकी है 18 लाख रुपए। तो जब मैंने कंसिडरेशन रिसीव लिखना है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि अगर मुझे कंसिडरेशन रिसीव लिखना है, लेट सपोज कंसिडरेशन रिसीव्ड है 15 लाख रुपए, और कंसिडरेशन पेड प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस दैट इज 12 लाख रुपए, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है आपके पास 18 लाख रुपए। ठीक है जी। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे कैपिटल गेन निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब कितने पैसे मिले जी? 15 लाख रुपए, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 18 लाख। तो हायर ऑफ देम, जो हायर है वो लूंगा। इसमें से मैं लेस करूंगा किस चीज को? कंसिडरेशन पेड को, विच इज 12 लाख रुपए। ठीक है जी। तो जो 6 लाख रुपए का मुझे गेन आया, दैट इज योर कैपिटल गेन। ठीक है जी, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा मेरे लिए। ओके। अच्छा, अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम तक, आपने कहा, आप कहेंगे सर ये तो वही वाली थी सारी के सारे जो हमने पढ़ी हुई है, तो चेंज क्या आया? तो बेटा सेक्शन 37 में अब हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एसेट जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए है, तो क्या होगा? 75% वुड बी टैक्सेबल, 25 एग्जाम्पशन हो जाए। ठीक है जी। लेकिन अब नए रूल के हिसाब से कानून कहता है कि जनाब ये जो आपने गेन हासिल किया है ना, 6 लाख रुपए का, ये बेशक इसका होल्डिंग पीरियड लेसर देन 1 ईयर है, बेशक इसका होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर है, इट इज इररिस्पेक्टिव, 100% ऑफ टैक्स कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल। ठीक है जी, 100% ऑफ कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल। तो गेन इज टैक्सेबल अंडर एनटीआर, नॉर्मल टैक्स regime. Further, 100% gain will be taxable even if capital asset has been held by the person for more than 1 year. ठीक है जनाब। तो पहला आपके पास चेंज, एक तो हमने देख लिया डेप्रिशिएबल डिस्पोजल की, हमने बात कर ली कि कैसे कैसे सिचुएशन में डिस्पोजल होगा। और दूसरा हमने देखा कि जनाब जो आपके पास गेन जब आता है, तो वो पहले 75% हो जाता था टैक्सेबल अगर 1 साल से ज्यादा के लिए। तो अब कहता है जी ऐसा मजाक नहीं है, 100% गेन विल बी टैक्सेबल। ओके जी। अच्छा जनाब, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि जनाब डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आप लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया होगा, तो दोबारा एक दफा फिर देख लेते हैं जी। कि आपके पास जो सबसेक्शन 4 और 4A जो है ना 37 का, सेक्शन 37 का, वो कहता है कि जनाब जब आपने निकालना ना कंसिडरेशन पेड, तो किन बातों का आपने ख्याल करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100% टैक्सेबल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास 100% टैक्सेबल का एक नया चेंज आ गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब कंसिडरेशन पेड। कहता है जनाब जब आपने लिखना है ना कंसिडरेशन पेड, उसमें जो कॉस्ट ऑफ एसेट आपने लेनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, कहता है जी आपने दो चीजों का ख्याल करना है।
दो सिचुएशन के हिसाब से। मैंने कहा जी बताइए। कहता जी कॉस्ट ऑफ एसेट में कौन सी चीजें जो है वो नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन। कॉस्ट में इन दो चीजों को आपने शामिल नहीं करना। मतलब पैसे दे रहे हैं, दीजिए, जितने पैसे लग रहे हैं लगाइए, कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट है। बट दो चीजों को कॉस्ट में शामिल नहीं करना। हमने कहा जी बताइए कौन सी। कहता जी दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अर्नड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। कि जनाब ऐसा एक्सपेंस जो किसी और हेड ऑफ इनकम में माइनस हो रहा हो, आपने उसको अपना कॉस्ट, उस कॉस्ट में इसको शामिल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, बेटा आपने एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत कर्जा लिया, ठीक है, और कर्जा लेने के बाद जनाब हमने उसको इस्तेमाल कर लिया किधर, अपने उसमें हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है जी, और वहां से हम लोग ले रहे हैं रेंट। ओके, प्रॉपर्टी हमने परचेज कर ली और वहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं। ओके, और अब मेरा दिल करता है कि मैं अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करूं। है तो 37 की आइटम ना, सेक्शन 37 की आइटम है। मेरा दिल कर रहा है मैं अपने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दूं। अब बेटा जब मैं प्रॉपर्टी को बात करूंगा कि प्रॉपर्टी मैंने परचेज कितने की थी, मैं उस पर लिखूंगा जी मेरी कॉस्ट कितनी है जी। फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए का मैंने कर्जा लिया हुआ था, और इस 50 लाख रुपए के ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया हुआ था। अब मैं जब 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की कॉस्ट लिखूंगा, तो बेटा उसमें मैं लेस करूंगा कॉस्ट, और जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्योंकि मैं डिडक्ट करवाता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्योंकि मेरी रेंटल इनकम आ रही है। याद कीजिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जनाब अगर आप किसी किस्म का कोई कर्जा लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो वो आपकी रेंटल इनकम में से क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जनाब, रेंटल इनकम में से माइनस हो चुका है। अब उस एक्सपेंस को मैं कैपिटल एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन पेड में क्या चीज शामिल है, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए। 10 लाख रुपए जो इंटरेस्ट लगा वो रेंटल इनकम में से मैंने इसको एडजस्ट करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात कर रहा है, दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अंडर अर्न अंडर द एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ठीक है जी। और उसके बाद कहता है जी एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड। बेटा जब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप जाएंगे तो कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं, एडमिसिबल डिडक्शंस हैं, ठीक है जी, और कुछ आपके पास नॉट एडमिसिबल डिडक्शन है, डिडक्शंस नॉट अलाउड, वो सेक्शन 21 है। तो इंशाल्लाह जब बिजनेस में पहुंचेंगे तो तब भी आपको बताएंगे। कहते जनाब कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि जिसमें बिजनेस में भी आपको अलाउ नहीं किया जाता, बिजनेस कहता है कि जनाब आपने ये वाला एक्सपेंस जो है वो नहीं लेना, ठीक है, डिडक्शन नॉट अलाउड। तो हम कहते हैं जनाब अगर हम बिजनेस में वो एक्सपेंस नहीं ले रहे, तो हम फिर उस एक्सपेंस को हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे। समझ आ गई बात की। तो बेसिकली इन दो चीजों का आपने खास आपने ख्याल रखना है कि एक तो जो किसी ऐसा एक्सपेंस जो किसी और हेड ऑफ इनकम में माइनस हो रहा हो, और दूसरा एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस वाले भी उसको डिसअलाउ कर दें। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस वो हम लोग इसको नहीं लेंगे। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि जनाब आप अगर पेमेंट करते हैं, आप पैसे देते हैं कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए, आपने पैसे दे दिए, अपना 15 लाख रुपए, अब 12 लाख रुपए आपने पे कर दिया। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, 12 लाख पे कर दिया, ये तो एसेट आपने परचेज कर लिया। जब कल को आप एसेट बेचोगे 15 लाख या 18 लाख रुपए का, तो उसमें जो भी आपने एसेट परचेज किया होगा उसको आप माइनस करवा दोगे, 12 लाख रुपए को माइनस करवा दोगे। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने कि 12 लाख रुपए वाला एसेट 15 लाख में बेचा, 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया, 100% उसको टैक्सेबल करार दे दिया, बेशक होल्डिंग पीरियड उसका 1 साल से ज्यादा था। हम कहते हैं कि जी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आप एसेट परचेज ही ना करें, तो फिर कॉस्ट किसको मानेंगे। हमने कहा यार ऐसी कौन सी सिचुएशन है, तो सोचें। कैपिटल एसेट आपको मिला लेकिन बगैर किसी पैसे के। तो हम कहते हैं कि जनाब कभी कभी हमारा जो कैपिटल एसेट है हमें मिलता है बगैर पैसों के। तो उस टाइम जब बगैर पैसों के मिलेगा तो फिर उस टाइम कॉस्ट क्या रखेंगे हम लोग। अभी तो हमें पता है ना कि 12 लाख रुपए हमने पे किए हैं, और हम जब कल को 15 लाख का बेचेंगे तो उसमें से हम लोग माइनस करवा देंगे 12 लाख। तो अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला एसेट, तो क्या हम लोग 15 लाख में से जीरो माइनस करवाएंगे, क्योंकि हमें एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है। कानून इसके बारे में क्या कहता है जी, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको बगैर पैसों के, बगैर कोई कंसिडरेशन पे किए, आपको एसेट कैपिटल एसेट कैसे मिल सकता है।
नंबर वन, कहते हैं जनाब आपको कोई बंदा गिफ्ट कर सकता है। ठीक है जी। अब गिफ्ट की जो डेफिनेशन है ना वो सबसेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 85 सबसेक्शन 5 के अंदर आपको गिवन है। और उसमें कहता है जी आपके पास कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, कोई एंसेस्टर है, कोई डिसेंडेंट है, कोई फादर है, कोई मदर है, ठीक है जी, दादा परदादा नाना परनाना मामू, इनकी तरफ से जनाब अगर आपको किसी किस्म का गिफ्ट या कोई विल के तहत आपको प्रॉपर्टी मिलती है जो कि कैपिटल एसेट है, तो हम क्या समझेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पैसे मिले, या प्रॉपर्टी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, मुफ्त में आपको प्रॉपर्टी मिल गई। फिर उसके बाद कहते हैं जनाब आपके पास हस्बैंड वाइफ के दरमियान जनाब अगर झगड़ा हो जाए और वो हस्बैंड वाइफ वाइफ कहे कि जनाब मैंने इस आदमी के साथ नहीं रहना, मेरे इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आदमी भी कहता है जी मैं इस औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकता, ये मेरी जिंदगी इसने जहन्नुम बना दी है, मैं जनाब इतना खूबसूरत लड़का हुआ करता था, इसने मुझे आज एक बदसूरत आदमी बना दिया। तो जनाब औरत को भी गुस्सा आया और कहती है कि ठीक है, इतना इतनी बुरी हो तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। तो मर्द ने क्या किया जनाब, औरत को दे दी डिवोर्स। जब डिवोर्स देने की बारी है तो फिर बाद में पता चला कि जी मर्द को तो अब अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा देना भी पड़ेगा औरत को, जो हकमैर में लिखा हुआ है। तो अब औरत ने जनाब क्या किया, अपना हकमैर क्लेम किया, तो अदालत ने इसको हकमैर लेके दिया। अब उस हक महर का मतलब क्या जनाब, एक दूसरे से दूर रहने के लिए आप जो अ, जिसको हम कहते हैं ना कि जनाब प्रॉपर्टी हम एक दूसरे मतलब एक दूसरे से दूर रहने के लिए स्पाउस क्या करते हैं, जो आपस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड के पास एक बड़ा अच्छा घर था, तो अपनी वो स्पाउस से दूर रहने के लिए उसने कहा कि ठीक है जनाब हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये घर मेरे नाम पे कर दो। तो घर जनाब उसके नाम पे कर दिया, स्पाउस के नाम पे। अब वो जो स्पाउस को घर मिला, रेजिडेंशियल हाउस है, ये आपके पास इमूवेबल आपकी प्रॉपर्टी है, सेक्शन 37 का आइटम है, तो क्या वाइफ ने कुछ पैसे दिए? अब ये ना कहिएगा कि वाइफ ने अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात उसको दिए, ऐसा नहीं। हम पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वाइफ ने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास सक्सेशन, हेरिटेंस और डिवोशन डेवोल्यूशन, मतलब ये है कि जनाब किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे मीन्स कि जिसके लीगल ईयर्स हैं, उनको वो प्रॉपर्टी उनको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जिसको हम लोग सक्सेशन के तौर पर कहते हैं। और उसके बाद जनाब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी, यानी कि पार्टनरशिप खत्म होने पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके हिस्से में जितनी जितनी प्रॉपर्टी आ रही है, वो एसेट्स वगैरह अगर कोई कैपिटल एसेट है तो उसमें भी जनाब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही होती है। और अगर आपकी कोई कंपनी थी तो कंपनी को लिक्विडेशन के बाद, यानी कि कंपनी बंद होने के बाद जो भी एसेट्स आपको मिलेंगे कैपिटल एसेट्स, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो बेटा इन 5 सिचुएशंस में आपको अगर कोई एसेट मिलता है तो इट मीन्स कि आपको किसी किस्म की कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का भी आपके पास कंसिडरेशन पेड में कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है जी। अब कहते हैं जनाब आपके पास हकीकत में जब इन पांचों सिचुएशन के अंदर आपको किसी किस्म का कोई पैसे आप नहीं दिए, तो जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होगे, कंसिडरेशन पेड लेट सपोज 15 लाख थी, और एसेट आपने खरीदा कोई नहीं है, आपको एसेट मिल गया है, एमए मिल गया आपको एसेट, तो कैपिटल गेन में 15 लाख जाएगा? तो कानून कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं। अगर इन पांच सिचुएशंस में से किसी तरीके से आपको कोई एसेट मिलता है, तो हम कहते हैं कि जी जिस डेट पे आपको, देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट ट्रांसफर और एक्विजिशन बाय द पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू बी कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी। यानी कि जिस डेट पे आपको ये एसेट ट्रांसफर हुआ, यानी कि जिस डेट पे आपको एसेट मिला, अगर इन 5 सिचुएशन में आपको एसेट मिलता है, तो जिस डेट पे आपको एसेट मिला, ऑल्दो आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन उस डेट पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी एसेट की, वो हम लोग क्या समझ लेंगे जनाब, ये आपके लिए कॉस्ट और यानी कि कंसिडरेशन पेड में आपके पास आए। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हम उसको कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके दादा ने क्या किया जी, आपके दादा ने कहा कि जी मेरा ये वाला जो घर है ना, मेरे ये प्यारे पोते के नाम पे कर दो। ठीक है जी। आप जनाब 18 साल के हुए, आपके दादा ने आपके नाम पे गिफ्ट कर दिया, जनाब ये मेरे पोते को घर दे देना। जनाब जिस जिस टाइम पे आपके दादा ने ऐसा घर वो बनाया था या परचेज किया था, दादा का जनाब लगा था 1 लाख रुपया। और जब जनाब ये घर रेजिडेंशियल हाउस आपको ट्रांसफर हुआ, आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ, तो जनाब उस टाइम इस घर की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। कितनी कीमत थी? 1 करोड़। दादा ने कितने का लिया? 1 लाख का। अब घर की कीमत कितनी जब आपको मिला है? 1 करोड़। लेट सपोज आप 2 साल के बाद इस घर को बेच देते हैं,
2 साल के बाद इस घर की कीमत हो जाएगी 3 करोड़। तो जो कंसिडरेशन रिसीव होगी वो होगी 3 करोड़, और जो कंसिडरेशन पेड होगी वो कितनी होगी, 1 करोड़। यानी कि जिस डेट पे आपको एसेट मिला उस डेट पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी। ठीक है जी। अच्छा, अब इन पांचों सिचुएशन में ऐसा होगा, इन पांचों में से एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे कमिश्नर ये समझता है कि जनाब ये बंदा मुझे धोखा दे सकता है, ये टैक्स पेयर मुझे मेरे से टैक्स जो है वो इवेड कर सकता है। हमने कहा जी ये अच्छा, कैसे? उसने कहा यार ऐसा है कि बाज लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दादा ने क्या करना है जनाब, अपना घर बेचना है। घर बिका, दादा ने घर परचेज किया था लाख रुपए का, घर बिका 3 करोड़ रुपए का, तो 2 करोड़ 99 लाख रुपए जनाब, ये तो कैपिटल गेन आ गया। तो अब कहता है जी, कमिश्नर कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ 99 लाख बचाने के लिए दादा क्या करेंगे, दादा करेंगे जनाब अपने पोते के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। कितनी? जब पोते के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, लेट सपोज उस टाइम जनाब जब ट्रांसफर की तो घर की कीमत थी कितनी जी, 1 करोड़ रुपए। और उसी टाइम ट्रांसफर करने के बाद, उसी टाइम या उससे 2 महीने बाद या उसके 1 साल के अंदर अंदर क्या कर दी जनाब, प्रॉपर्टी बेच दी। तो 1 साल के अंदर अंदर जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो 1 साल के अंदर अंदर लेट सपोज 2-4 महीने के बाद ट्रांसफर गिफ्ट देने के बाद जनाब 2-4 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रॉपर्टी तकरीबन 1 करोड़ से पहुंच के जनाब 1 करोड़ 50 लाख की आ गई, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए की। तो अगर ये प्रॉपर्टी गिफ्ट ना दी जाती तो कितने की प्रॉपर्टी होती जी, 1 लाख रुपए की। 1.5 करोड़ रुपया उसकी मार्केट वैल्यू होती, तो 1,49,000 अपना 1 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल गेन में जाता। ऐसे ही है। लेकिन दादा ने चालाकी खेली, दादा ने क्या किया, अपने पोते के नाम पे ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। पोते को मिली जनाब 1 करोड़ रुपए की। अब जनाब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बिकी, 1 करोड़ पे जनाब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया, तो 50 लाख रुपए जनाब आपके पास आ गया कैपिटल गेन। किधर 1 करोड़ 49 लाख और किधर 50 लाख, तो दादा ने जनाब गेम आपसे खेल ली। अब जब कमिश्नर ने ये सोचा कि यार दादा ऐसी गेम खेल सकता है, तो कमिश्नर ने एक रूल पास कर दिया। क्या? कमिश्नर ने कहा भाई साहब सारी बातें मैं मानता हूं, लेकिन ये जो गिफ्ट वाला सीन है ना, इसमें थोड़ा सा जरा मैं मजीद इसमें डिटेल में जाना चाहता हूँ। उसने कहा जी जाइए। कहता जी अगर आपको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट से कोई कैपिटल एसेट आपको ट्रांसफर होता है, गिफ्ट के जरिए आपको पैसे मिलते हैं, तो याद रखिएगा आपने 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने ये गिफ्ट आइटम को बेच दिया, कितने साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया, तो जो हम लोग कॉस्ट लेंगे ना, वो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे कि जनाब जो ट्रांसफरर है उसको जितने की पड़ी उतनी कॉस्ट लेंगे। मतलब दादा ने घर कितने का खरीदा, 1 लाख रुपए का। पोते को जब ट्रांसफर किया तो घर की मालियत वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए। और पोते ने क्या किया जनाब, उसी विद इन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के अंदर अंदर क्या कर दिया, घर को बेच दिया 1 करोड़ 50 लाख रुपए के लिए। और दादा सोच रहे थे कि 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया और मुझे फायदा हो गया। लेकिन कमिश्नर साहब भी जनाब चाहते रहे, होशियार हैं। कमिश्नर साहब ने क्या किया, कमिश्नर साहब ने कहा भाई साहब बात ये है कि अपने माइंड में एक बात बिठा लो, 2 साल के अंदर अंदर बेचना। हमने कहा जी। कहते जी यहाँ पे फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट है वो 1 करोड़ नहीं होगा, बल्कि जितनी दादा को पड़े था प्रॉपर्टी, यानी कि कितना, 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए होगा। तो लिहाजा तुम्हारा कैपिटल गेन 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 49 लाख। समझ की बात की? तो इसको अंग्रेजी पढ़ते हैं जी। हाउएवर द कमिश्नर मे ट्रीट सच गिफ्ट अरेंजमेंट एज पार्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम इन केस the capital asset acquired through gift is disposed of within 2 years of acquisition. In that scenario, transferee shall be treated to have acquired the asset for a cost equal to the cost, यानी कि instead of market value of the transfer। ठीक है जी। तो cost of equal to the cost of the transferer। ओके जनाब। अच्छा जनाब, अब इन तीन की हम लोग बात करते हैं जनाब। आपके पास एग्जम्प्ट कैपिटल गेन, अगर आपको इन तीन सिचुएशंस में कैपिटल गेन मिल भी जाता है, हालांकि ये हैं सेक्शन 37 की आइटम्स, और अगर इनसे आपको कैपिटल गेन मिल भी जाता है तो वो किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। नंबर 1 कि जनाब ईपीजी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम लोग कहते हैं जनाब एक्सपोर्ट की चीजें बनती हैं। तो ईपीजी यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की यानी कि ईपीजी की कंपनीज हैं, उसके जो अब आप शेयर परचेज करेंगे यानी कि प्राइवेट कंपनी होंगी ईपीसीस,
उनके जब आप शेयर परचेज करेंगे तो जनाब उनको शेयर्स को बेचने के बाद जो आपको गेन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जनाब, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर कैपिटल गेन, बट दिस वुड बी एग्जाम फ्रॉम टैक्सेशन। इसी तरह से जनाब अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जनाब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, बेसिकली एक इदारा है जिसका काम क्या होता है कि जनाब रियल एस्टेट का बिजनेस करना और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ठीक है जी। तो अगर आप इस पर्पज के लिए आप मतलब किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो रीट के, तो वो आपको मेंशन करेगा जनाब ये रीट के तहत उसने बेची या कि नहीं बेचा। तो कानून कहता है जनाब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो रीट को, तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको जो गेन मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। और लास्ट में जनाब आपके पास कहता है जी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट। अगर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप राइट, देखिए बेटा स्टॉक एक्सचेंज सबको पता है कि जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो क्या एमएमओ उठा के आप या मैं जाके कह सकते हैं कि सर हमें शेयर चाहिए, हम शेयर परचेज कर लेंगे? ऐसा नहीं है। वहां पे बकायदा एक ब्रोकर होता है, ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वहां पे हमें ब्रोकर से मिलना होता है। वो ब्रोकर कौन होते हैं? उनके पास अपना स्टॉक एक्सचेंज के राइट्स होते हैं, मेंबरशिप राइट्स उनके पास होते हैं। वो आपके भी हाफ पे शेयर परचेज करते हैं और कुछ कमीशन खुद रखते हैं और कुछ पैसे आपको दे देते हैं। कहता है जी जो स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप राइट को ट्रांसफर करके या बेच के आपको पैसे मिलेंगे, तो वो गेन अगर मिलता है तो वो आपके लिए एग्जाम फ्रॉम कैपिटल गेन आपके पास होगा। ठीक है जी। तो आज हमने बेसिकली यहाँ तक हमने आज डिस्कस करना है कैपिटल गेन के बारे में कि जनाब आपके पास आज हमने एक तो ये देखा कि डिस्पोजल एक नई चीज आई, डिस्पोजल ऑफ एसेट किन किन सिचुएशन में थ्योरेटिकल पूछ सकता है, किन किन सिचुएशन में डिस्पोजल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जनाब हमने जो मेजर चीज आपके पास डिफरेंस था वो क्या आया कि जनाब पहले जो अपना सेक्शन 37 के जो गेन होता था वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से होता था कि जनाब अगर होल्डिंग पीरियड एक साल से ज्यादा है तो 75% टैक्सेबल होगा और अगर एक साल से कम है तो 100%। तो यहाँ पे कहता है जनाब होल्डिंग पीरियड जितना मर्जी होगा 100% गेन वुड बी टैक्सेबल। ठीक है जी। और उसके बाद हमने देखा जनाब अगर आपने कॉस्ट ऑफ एसेट को देखना है तो कौन किन चीजों का आपने ख्याल करना है कि किन को अलाउ नहीं करना। और अगर आपको बगैर किसी पैसे पे किए अगर आपको कैपिटल एसेट मिल गया तो उसमें जनाब आपको क्या ट्रीटमेंट उसका करना है कि फेयर मार्केट वैल्यू, और किस सेंस में किस सिचुएशन में आपकी जो ट्रांसफर की जो कॉस्ट होगी वही हम लोग उसको कंसिडरेशन पेड मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं मानेंगे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और कैपिटल गेन एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी तीन सिचुएशन के अंदर वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लॉसेस का जिक्र करेंगे, डिडक्शन ऑफ लॉसेस सेक्शन 37A का लॉस, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम लोग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।